तो बेटा अभी हमने जो पिछली वीडियो थी, पिछली वीडियो के अंदर हमने आरएमएस करंट जो है दैट इज़ द एसी करंट ही है। एसी करंट का नाम रखा था, ठीक है। जो हमने नाम रखा था वो क्या था, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आरएमएस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। अब इस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को आपको मेज़र भी करना है। क्यों मेज़र करना है, जैसे मान लीजिए हम मार्केट में जाते हैं, हम मार्केट में कोई चीज़ लेकर आते हैं जिस पे लिखा होता है 220 वोल्ट एंड 7 एम्पियर। तो ये 220 वोल्ट 7 एम्पियर ये लिखा होता है डीसी के लिए, ठीक है। अगर डीसी के लिए इतना लिखा हुआ है कि डीसी का 220 वोल्ट जो है 7 एम्पियर है, तो ये एसी में कितना होगा, एसी में क्या 220 वोल्ट 220 वोल्ट ही रहेगा या कम या ज़्यादा हो जाएगा। ऐसी 7 एम्पियर जो करंट है, क्या ये 7 एम्पियर ही रहेगा या आज ये कम ये ज़्यादा हो जाएगा। तो आज हमें एसी करंट का मेजरमेंट करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और 3 मार्क्स में तो ये पक्का आने वाला आपको, ठीक है। तो पक्का बड़ा ध्यान से देख लीजिएगा इसको। तो हमने करना क्या है बेटा, जो आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था वैसे ही करना है। तो हमें एक बॉयलर में पानी लेना है। तो पानी को हमें उबालना है, कितना उबालना है 100 डिग्री सेल्सियस तक। और कितने टाइम पीरियड के लिए, टी मान लीजिए 10 सेकंड या 20 सेकंड या 10 मिनट ही ले लीजिए। 10 मिनट के अंदर हमने पानी को उबाला कितना 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये काम करते हैं हम एसी से भी और ये काम करते हैं हम डीसी से भी। कंडीशन क्या रखेंगे, कंडीशन होगी कि जितना टाइम पीरियड में जितना टेम्परेचर डीसी ने बॉयल किया, अगर एसी भी वो सेम वर्क करके दे देता है, सेम टेम्परेचर सेम टाइम पे के लिए, तो हम बोलेंगे इन दोनों का मेजरमेंट्स इक्वल है। और इन दोनों को कंपेयर करके हम एसी करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। डीसी करंट को तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं कंपोनेंट मेथड से, V इजिकल टू आई आर से, ठीक है। कोई भी इक्वेशन के जो आप फिजिक्स में इक्वेशंस यूज़ करते हैं उनसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पर एसी को अगर आपको मेज़र करना है तो आप उसको डीसी के कंपैरिजन में ही कर सकते हैं, ठीक है। कुछ काम करवाइए डीसी से करवाइए, जितना काम डीसी से करवाया उतना ही काम आप एसी से भी करवा लीजिए। हम दोनों को क्या मान के चलेंगे भाई, जितना करंट डीसी था उतना ही करंट क्या निकल जाएगा, एसी निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, the magnitude of AC is that value of the steady current which do the same amount of work during the one cycle of DC। जितना एक DC के साइकिल, देखिए ये है AC का एक साइकिल, ठीक है। जितना 0 से लेके T, जितना AC के एक साइकिल ने काम करके दिया होगा उतना ही DC के भी एक साइकिल ने सेम काम करके दिया है एक टाइम पीरियड के अंदर, सेम टाइम के अंदर। तो दोनों का मेजरमेंट बिल्कुल इक्वल है। तो सबसे पहले हम डीसी का इक्वेशन लिख लेते हैं। वर्क डन फॉर वन साइकिल ऑफ डीसी। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, वर्क का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि इस टॉपिक में आपको सिर्फ हीट ही करना है। यहाँ पर मैंने जो पानी का एग्जाम्पल लिया तो एक एग्जाम्पल है, आपको बता रहा हूँ कि मैंने पानी को बॉयल किया है कि टाइम पीरियड के लिए, एक एग्जाम्पल है। आप पानी की जगह एक पंखा ले सकते हैं। एक पंखे को आपको चलाना है 5 मिनट के लिए, 5 मिनट में उसको 300 या 400 टन घुमाना है या 3000 टन घुमाना है। तो डीसी करंट से भी घुमाइए, एसी करंट से भी घुमाइए। जो डीसी करंट काम करके देगा, जो एसी करंट देगा, दोनों का अगर काम सेम है सेम टाइम पीरियड में, तो दोनों का मेजरमेंट भी इक्वल ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया डीसी के लिए और ये हो गया एसी के लिए। अब भाई आपको पता है कि एसी करंट तो एक जैसा है नहीं, ठीक है। तो एसी में क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रही है। ये होगा करंट I1, ये होगा I2, ये होगा I3, I4, I5। तो ये ऐसा वेरी करता है। तो ये भी बड़ा मुश्किल है इसको बार बार लिखना है। तो हमने जब एसी जनरेटर से ये जो एसी करंट जनरेट किया था उसको हमने कैसे लिखा था, हमने उस एसी करंट से लिखा था I0 साइन ओमेगा टी। I0 क्या होता था वहाँ पर, I0 होता है दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू। I0 इज द मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू। और ये जो साइन ओमेगा टी है, मतलब टाइम के साथ साथ ये चेंज होता है, कभी कम होगा, कभी जीरो होगा, कभी नेगेटिव होगा, कभी जीरो होगा। तो ये इक्वेशन रहता है वहाँ पर जो हमने कहा था एसी करंट का। तो यहाँ पर आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। स्केयर एज इट इज रहेगा, आर इंटू डी टी एज इट इज रहेगा, ओके। तो ये जो वर्क किया है हमने किस टाइम पीरियड में किया है, डी टाइम पीरियड में। और डी टाइम पीरियड बेटा बहुत ही छोटा है, और इतना छोटा है कि हम मान के चलेंगे कि डी टाइम पीरियड में करंट अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर पाया। जैसे मैं यहाँ पर फिर से बना देता हूँ, जैसे ये करंट देखिए ऐसे पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर मैक्सिमम का डिक्रीज होता है, ठीक है। ये डायरेक्शन चेंज करता है।
जैसे मैंने मान ली ये दो इंटरवल ले ली, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दो करंट्स लिए हैं T1 एंड T2, इन दोनों की हाइट सेम ली है और इन दोनों की हाइट के लिए हमने टाइम कौन सा चूज़ किया है, dt, और ये टाइम इतना छोटा है कि ये करंट आगे आके दोबारा पीछे नहीं जा सका, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सका, तो dt करंट बहुत ही छोटा करंट है, ठीक है। तो dt करंट बहुत छोटा टाइम एक्चुअली, और इस छोटे टाइम पीरियड में ये जो है हमारे पास वर्क हो रहा है। वर्क इज इक्वल टू दैट इज़ द आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई का वैल्यू पुट करते हैं, ये आर इंटू डी टी ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब आपको डी टी की कहानी समझ में आ गई, ओके। इसके कितने इंटरवल्स किए हुए हैं, एन इंटरवल्स किए हुए हैं, ठीक है। हमने इसके इंटरवल किए एन, एक इंटरवल को टाइम कितना लगा dt, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा t के इक्वल नंबर ऑफ इंटरवल्स इनटू टाइम इन फॉर वन इंटरवल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक पूरे साइकिल का टाइम आता है। ये पिछली वीडियो के अंदर हमने बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया है, आप चाहें तो वहाँ से जाके वीडियो दोबारा देख सकते हैं। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बेटा स्केयरिंग कर देंगे, आई नॉट का स्केयर साइन स्केयर आर इंटू डी टी, तो ये वर्क डन है। देखिए अगर हमारे पास एक छोटी वैल्यू है, हम इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, हम इंटीग्रेशन बेटा तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो डेटा होता है वो एक सिमेट्रिकल नहीं होता। जैसे यहाँ पर देखिए करंट क्या है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 के बाद क्या रहा 3, 2, 1, 0, मतलब कभी इंक्रीज़ हो रहा है कभी डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह के सर्किट में कि हमारे पास बहुत सारी फ्लक्चुएटिंग वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इस तरह की फ्लक्चुएटिंग वैल्यूज़ में से हम एक परफेक्ट वैल्यू निकाली है, मतलब कभी वर्क कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह के मेथड्स में हम इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन इज़ द बेस्ट मेथड। इंटीग्रेशन का मतलब ही इसलिए, अगर आपके पास फिगर एक परफेक्ट साइज़ की है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट प्रॉपर टाइम के साथ चेंज नहीं होती, वहाँ इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर हम डायरेक्ट काम कर सकते हैं। जैसे ग्राफ होता है ना, ग्राफ अगर आपके पास एक पर्टिकुलर शेप का है तो इसका एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसका एरिया तो सिंपल निकल जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ से। अगर यही इसका ग्राफ का कुछ ऐसे ऐसे होगा ग्राफ, ठीक है, तो इसका देखिए सारे मेजरमेंट्स अलग अलग हैं, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर भी हम यूज़ कर रहे हैं इंटीग्रेशन टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आई स्क्वायर आर डी टी ऐसे ही रहेगा आर, और वेरिएबल फंक्शन क्या है साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इधर क्या है डी टी। ये जो वेव है ये जो हम बना रहे हैं साइन का वेव है बेटा, साइन का वेव 0 से शुरू होता है और ये टाइम के साथ साथ लगातार चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ से 0 से लेके टी तक की कैलकुलेशन करेंगे तो कितना निकल के आया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर आ जाएगा डी टी। अब बेटा साइन की इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, मार्केट के अंदर कोई फॉर्मूला ऐसा लॉन्च ही नहीं हुआ, ठीक है, जो साइन को स्क्वायर के डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके दे दे। तो साइन स्क्वायर को हमें चेंज करना होगा। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। यहाँ पर हमने फॉर्मूला भी लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। और साथ में डी टी ऐसे रहेगा। ये जो नीचे वाला 2 इसको बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डी टी और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डी टी, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, ओके। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, 1 की इंटीग्रेशन होती है टी, ठीक है, तो ये हो जाएगी टी। अब बेटा देखिए फिजिक्स कर रहे हैं, आपको इसकी इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लर्न करना है, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 0। अगर हम कॉस थीटा की 0 से लेकर टी तक इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आंसर 0 ही आएगा, कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। आप चाहें तो मैथमेटिकली आप करके भी देख सकते हैं, पर ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे वो साइन में आ जाएगा, लिमिट्स वगैरह पुट करोगे तो आंसर अपने आप 0 आ ही जाएगा, ठीक है। आप करके भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ हम डायरेक्ट इसको लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है, टाइम भी बच जाएगा और आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। मुझे बोर्ड के एग्ज़ाम्स चेक करते हुए तकरीबन 4 से 5 साल हो चुके हैं, तो इस स्टेप के मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इंटू डी टी ऐसे आ जाएगा, 1 इंटू डी टी की इंटीग्रेशन टी और इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या हो जाएगी 0, ओके। ये बच गया। तो देखिए ये जो वर्क आया ये हमने सारा स्टेप्स किए हैं, ऑल द स्टेप्स आर रिलेटेड टू द AC वर्क डन। तो ये वर्क बेटा AC से आया, तो AC से वर्क कितना आया आई नॉट क्या होता है पीक वैल्यू, ये जो मैंने बार बार बता रहा हूँ, दिस इज द पीक वैल्यू आई नॉट RT2। तो ये वर्क किया है बेटा AC ने। DC ने कितना किया था, DC ने एक साइकिल के लिए कितना किया था R इंटू आई स्क्वायर RT, तो ये DC का है, ये DC ने किया था और ये AC ने किया है। अब कंडीशन क्या है, दोनों ने सेम वर्क किया है। अगर दोनों ने सेम वर्क किया तो दोनों को इक्वल क्यों नहीं करते हम, तो जी हाँ बिल्कुल इक्वल करेंगे।
तो जो वर्क किया है डीसी ने वही वर्क किया है एसी ने, दोनों को इक्वेट कर देंगे, आरटी से आरटी कट जाएगा, तो आई ई दैट इज़ द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ डी सी इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन टू। तो ये ऐसे ही आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ओके, ये जो हमारे कटिंग करने के बाद पैरामीटर बचे हैं, ये 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बचेगा। स्केयर इधर जाके क्या हो जाएगा, स्केयर रूट हो जाएगा, ये वाला स्केयर इससे तो कट जाएगा, पर 2 के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो ये आ गई बेटा इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द एसी। ये जो आई नॉट है इफेक्टिव वैल्यू निकल के आई है एसी के लिए। ओके, तो आई नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स आई ई। मतलब मान लीजिए अगर आपके पास ये 5 एम्पियर डीसी करंट है, ठीक है, ये मेरे पास डीसी करंट है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है 5 एम्पियर है, ठीक है। तो 5 एम्पियर तो डीसी की है मैक्सिमम वैल्यू। अगर यही आप एसी के लिए लिखना चाहोगे तो एसी के लिए कितना हो जाएगा, 5 इंटू अंडर रूट 2। तो एसी के लिए वैल्यू इसकी थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, ये देखिए ना, ये 5 है तो 5 इंटू अंडर रूट 2 जितना वैल्यू का थोड़ा इंक्रीज होके मिल रहा है। मतलब क्या है कि जो एसी का पीक वैल्यू होता है ये ज़्यादा होगा डीसी से, ठीक है। कितना ज़्यादा होगा, अंडर रूट 2 टाइम्स ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये देखिए, इसी को अगर मैं रिप्लेस करता हूँ वोल्टेज के फॉर्मेट में, ये तो हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा वोल्टेज ऑफ एसी, ये हो जाएगा ई नॉट एज इट इज़, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमारे घर में कितना वोल्टेज आता है, हमारे घर में 220 वोल्ट जो है एसी बोलते हैं ना, 220 वोल्ट एसी आता है। एक्चुअल में कितना होता है बेटा, अगर 220 वोल्ट डीसी है तो डीसी तो 220 वोल्ट बिल्कुल सीधा जाएगा ऐसे, है ना। ये 220 वोल्ट ये वोल्टेज है टाइम पीरियड, ये 220 बिल्कुल ऐसे ही है। अगर यहाँ मैं 220 वोल्ट लिखता हूँ डीसी का और उसको मल्टीप्लाई करता हूँ अंडर रूट 2 से, क्योंकि ये जो राइट साइड है, राइट साइड एसी का मेजरमेंट है, एसी का मेजरमेंट अंडर रूट 2 टाइम डीसी है। तो डीसी का 220 वोल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 2 से, मल्टीप्लाई करके कितने आ रहा है, 311। तो 311 वोल्ट वो एसी का बन जाएगा। मतलब जो 220 वोल्ट डीसी में होगा वो एसी में कैलकुलेट करके 311 वोल्ट बन चुका होगा। मतलब अगर आपको डीसी 220 वोल्ट का झटका लगाएगा तो एसी जो है 311 वोल्ट का झटका लगाएगा बच्चों आपको। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो एसी करंट है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसकी पीक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू डीसी करंट, ठीक है। दूसरा बात, एसी तो आपको एक बार में करंट लगा लेगा ऐसे, है ना। जो डीसी करंट है, डीसी एक बार में करंट लगाएगा, ठीक है, छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा आपकी किस्मत है। दूसरा, जो एसी करंट है ये 311 वोल्ट का झटका तो लगाएगा, और 1 सेकंड में कितनी बार लगाएगा, इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़, 50 नेगेटिव साइकिल और 50 पॉजिटिव साइकिल। 1 सेकंड में 100 बार लगेगा आपको 311 वोल्ट का झटका, 100 टाइम्स 311 वोल्ट का झटका, ठीक है। तो काफ़ी खतरनाक होने वाला है। तो ये हो जाएगा हमारे पास पीक वैल्यू इसकी है, ये एसी करंट की, ठीक है। अब पीक वैल्यू ऑफ एसी इज हायर देन द डीसी, देयरफॉर एसी इज द डेंजरस करंट। तो एसी करंट जो है डेंजरस है। बेटा एक छोटी सी चीज़ आपको मैं और बताना चाहूँगा, एक्चुअल टॉपिक तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। अब एक टॉपिक वैसे तो डिलीटेड है सिलेबस से, पर मैं आपको बता देता हूँ कि एवरेज वैल्यू कितनी रहती है। एवरेज वैल्यू मतलब एक कंप्लीट साइकिल के लिए, जैसे एक कंप्लीट साइकिल है यहाँ से लेके 0 से लेके t तक, इसका एवरेज वैल्यू कितना रहता है। तो सिंपल सी बात है बेटा, ये हो जाएगा प्लस, अगर ये +10 है तो ये कितना हो जाएगा -10। तो +10 और -10 टोटल मिलकर कितना बना रहे हैं, 0 एम्पियर बना रहे हैं। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो मीन वैल्यू होती है, जो एवरेज वैल्यू होती है करंट की, 0 होती है, ठीक है, एवरेज वैल्यू। तो यही कारण अगर आप कोई मोबाइल चार्ज करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर मैंने ऐड लगाई आईफोन की 13 प्रो मैक्स है, इसको मैं एसी से चार्ज करूँगा। पहले तो ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, चलिए मान लीजिए अगर वोल्टेज कम भी कर लेते हैं फिर भी उससे चार्ज करोगे तो एसी आपके फ़ोन को चार्ज कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक कंप्लीट साइकिल के लिए कितना वैल्यू निकाल के देता है करंट का, 0, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो एसी है उसको डीसी में चेंज करना पड़ता है। तो वो हमारे पास डिवाइस है, रेक्टिफायर है, जो एसी को डीसी में चेंज करता है, दैट डिवाइस इज रेक्टिफायर। ओके, आप आगे जाके पढ़ेंगे भी, सेमीकंडक्टर्स के अंदर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो अगर मैं इसके आधे साइकिल की बात करूँ, ये आधा साइकिल है ना एसी का, आधे साइकिल के लिए इसकी वैल्यू कितनी के लिए, आधे साइकिल के लिए इसकी वैल्यू आएगी 2I0/π। बेटा इसका डेरिवेशन है हमारे सिलेबस में, अभी नहीं है, मतलब पहले होता था। तो पहले हम डराइव करके इसकी वैल्यू कैसे लिखते थे, दैट इज़ 2I0/π। पर इस बार क्या है हमारे पास डेरिवेशन में
है नहीं इसकी, एक्चुअल में सिलेबस में नहीं है, तो डायरेक्ट सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जो मीन वैल्यू है ना AC का वो कितना निकल के आता है 2I0/पाई। तो ये होगा टॉपिक हमारा RMS वैल्यू ऑफ AC। वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करें। तो फटाफट से यूनिट हम ख़त्म कर देंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप देखेंगे जो टॉपिक है दैट इज़ फेस वर्सेस फेस डिफरेंस। थैंक्स टू वॉच स्टूडेंट्स।